हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को कॉलम का परिचय, कॉलम में प्रयोग होने वाले इस्पात के प्रकार, कॉलम के विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया और कॉलम से जो है आपको भली बात परिचय करवा दिया गया। अब हम लोग जो है यहाँ पे दो प्रकार के कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद जो है शॉर्ट कॉलम जो है लॉन्ग कॉलम बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट कॉलम बारे में देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हमारा है। पहला पॉइंट हमारा आता है अच्छी भारित लघु स्तंभ। जैसे बताया गया था ना आप लोगों को कॉलम क्लासिफिकेशन में कि कॉलम जो है हमारा भार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसकी लंबाई के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उसके आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन होगा वह होगा अच्छी भारित यानी एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए देखा जाए शॉर्ट कॉलम है क्या चीज, इसकी परिभाषा वहां बताई गई थी। अब दोबारा परिभाषा देख लीजिए। वह स्तंभ जिसकी प्रभावी लंबाई के बारे में बताया गया था, कौन सी प्रभावी लंबाई होती है। तो वह स्तंभ जिसकी प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 या से कम या प्रभावी लंबाई न्यूनतम परिवहन त्रिज्या का अनुपात 40 से कम हो लघु स्तंभ कहलाता है। दो प्रकार से आपको डिफरेंट बताया गया है। क्या क्या? जब प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप बताया गया था क्या होता है, का अनुपात 12 से कम हो लेस देन हो, या प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या बारे में बताया गया था क्या होता है, रेडियस ऑब्जर्वेशन का अनुपात 40 से कम हो। तो ऐसे जो है स्तंभ को हम शॉर्ट कॉलम कहेंगे। तो हमें प्रश्न हल करने से पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये निश्चित करना पड़ेगा कॉलम हमारा किस श्रेणी का है, लॉन्ग कॉलम है शॉर्ट कॉलम। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट कॉलम पर जो है क्लासिफिकेशन करने के बाद, शॉर्ट कॉलम की पहचान करने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग जो है समस्याओं के क्या क्या पॉइंट्स है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला उसमें कुछ न्यूमेरिकल जो हल करेंगे उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट्स है लघु स्तंभ में समस्याओं के प्रकार, यानी समस्या मतलब कौन सी प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रश्न हल किया जाता है, ये हमारे टॉपिक्स हो गए समस्या, प्रॉब्लम्स। आइए देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग सरलता के जो दृष्टिकोण से, सरलता से सवाल प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग अपनी समस्याओं को कॉलम संबंधित दो पार्ट में रख दिए। जैसे कि बताया गया धरण में 3 समस्याएं होती है, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम, सेकंड टाइप प्रॉब्लम, थर्ड टाइप प्रॉब्लम। उसी प्रकार से सरलता के दृष्टिकोण से यहाँ पे कॉलम के लिए भी हम लोग जो है 2 प्रकार की समस्याओं को वर्णन करेंगे। प्रथम प्रकार की समस्या। प्रथम प्रकार की समस्या में क्या होता है, याद रखेंगे हम लोग, लघु स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। क्या होता है? लघु स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। इस प्रकार की समस्या में खंड की माप, ऊंचाई व इस्पात की मात्रा ज्ञात होती है और स्तंभ की भार धारण क्षमता ज्ञात, यानी कितना ऊपर से स्तंभ पे बल लगा सकते हैं, इसकी जो है हमें सामर्थ्य चेक करना होता है, कितना हम इस पर बल लगा सकते हैं। यानी कैसे दिया होता है, स्तंभ की लंबाई दी होगी, स्तंभ की माप दी होगी, साथ ही साथ जो है इसमें इस्पात की मात्रा कितनी लगी, यानी आपको खंड की माप यानी कंक्रीट कर सकते हैं और इस्पात की मात्रा स्टील हमारा लगा हुआ है वो मिल जाएगा। आपको जो है उसके आधार पर तय करना है कितना उसके ऊपर लोड लगा सकते हैं। काफी सिंपल हमारा है। अब जैसे जानते हैं कि हाँ दी हमारा एक पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद उसमें फॉर्मूला बताऊंगा। पॉइंट्स हमारा ये है कि यदि जो है मान लीजिए कि कॉलम है, यहाँ एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में इस्पात भी लगाया गया है। तो यदि इसके ऊपर बल लगाया जाएगा तो यहां कंक्रीट भी है, यहां पे कंक्रीट भी है, यहां पे स्टील भी है। तो इस प्रकार से लगाया गया बल जो होगा वो कंक्रीट द्वारा सहन किया गया बल पीसी और स्टील द्वारा सहन किया गया बल पीएस मान लीजिए। तो इन दोनों योग के बराबर जितना क्षमता होगी, यानी दोनों मिला के जितना कैपेसिटी होगी बल सहन करने की, उतना बल लगाएंगे तो ये कॉलम क्या होगा, सुरक्षित होगा। यानी सिंपल से बात कर गई कि जो ऊपर से लगाया गया बल जो होगा वह कंक्रीट का सामर्थ्य और प्लस इस्पात की सामर्थ्य योग के बराबर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका है, पीसी प्लस पीएस, इसको याद रखेंगे। वही पॉइंट्स में बताया गया है क्या कि लगाया गया बल P इक्वल टू पीसी प्लस पीएस, यानी पीसी क्या है, कंक्रीट द्वारा सहन किया गया बल, और पीएस क्या है, इस्पात द्वारा सहन किया गया बल या सामर्थ्य। अब यहाँ सामर्थ्य इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो कंक्रीट का बल तो कंक्रीट प्रतिबल गुणे कंक्रीट क्षेत्रफल, प्लस इस्पात का बल है तो इस्पात का प्रतिबल इस्पात का क्षेत्रफल, 2 भाग कर लेंगे। अब यहाँ पे कंक्रीट प्रतिबल गुणे कंक्रीट की एरिया,
इस्पात का प्रतिबल गुणे इस्पात की एरिया। इस तरह से हम प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल मिला के बल निकालेंगे। आइए देखा जाए कैसे निकालेंगे। कंक्रीट के बल प्रतिबल को जो है 0.4 FCK बोलेंगे, ठीक है ना, प्रतिबल, और कंक्रीट क्षेत्रफल को AC बोलेंगे। इस प्रकार से कंक्रीट प्रतिबल 0.4 FCK गुणे क्षेत्रफल AC, ये हो गया, प्लस इस्पात का प्रतिबल 0.67 FY लिया जाता है। याद रखना होगा हमें कि हम कॉलम में इस्पात का प्रतिबल 0.67 FY लेंगे। तो इस्पात का प्रतिबल गुणे इस्पात का क्षेत्रफल, इस तरह से प्रतिबल क्षेत्रफल गुणा कर लेंगे, मान करके आ जाएगा। यानी हमें याद रखना है कंक्रीट प्रतिबल 0.46 FCK और इस्पात का प्रतिबल 0.67 FCK। यहां जैसे वो पता है कि हम लोग पिछले धरण में कंक्रीट इस्पात के प्रतिबल को 0.87 FY यूज किए थे ना यहाँ पे, है ना, 0.87 FY यूज किया गया था। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इस्पात का प्रतिबल कितना यूज किया जा रहा है, 0.67 FY यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक हिसाब होता है, एक आंकड़ा होता है कि संपीड़न संरचनाओं में इस्पात का प्रतिबल, कंक्रीट के प्रतिबल संपीड़न संरचनाओं में इस्पात के लिए कितना होता है, जो धरण में लेते हैं प्रतिबल, उसका जो है करीब 80% होता है। एक हमारा अनुमान है, कितना परसेंट, 80% लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 0.87 का 80% जो है लगभग 0.67 होगा। तो 0.67 FY लिख सकते हैं। इस तरह से एक सिंपल हमारा जो है फॉर्मूला बन गया कि सामर्थ्य इज इक्वल टू कितना कंक्रीट सहन कर रहा है सामर्थ्य, कितना इस्पात सहन कर रहा है सामर्थ्य, इस्पात के सामर्थ्य, कंक्रीट सामर्थ्य प्लस इस्पात के सामर्थ्य। अब AC क्या है, AC जान लेते हैं, आइए देखा जाए AC क्या है, ये इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा कॉलम का अनुप्रस्थ काट है, टॉप व्यू है, ठीक है, इसको अनुप्रस्थ काट बोले। इसमें जो है 1 2 3 4 इस्पात का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस कॉलम की जो पार्श्व माप है, एक A है और ये B है, यानी कंक्रीट से भरा हुआ है, कंक्रीट और इस्पात दोनों यहाँ पे हैं, बिल्कुल। और जो इस्पात है, इस्पात की जो यहाँ डायमीटर है हमारा फाई है। तो सबसे पहले जो यहाँ 4 इस्पात लगाया गया है, लंबाई का 4 लगाई गई है। इन चारों की एरिया AS इज इक्वल टू क्या, इस इस्पात की एरिया π/4 फाई का स्क्वायर, एक इस्पात की एरिया और गुणे 4 नंबर, 4 संख्या हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा AS हो गया। अब AC क्या निकलेंगी, AC होता है नेट कंक्रीट का क्षेत्रफल, नेट कंक्रीट का क्षेत्रफल AC। तो AC इज इक्वल टू A गुणे B, क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इनमें से यहाँ 1 एरिया, 2 एरिया, 3 और 4 एरिया जो है हम इस्पात का माइनस कर दें, AC माइनस कर दें। तो इस तरह से जो है पूरे क्षेत्रफल में से, लंबाई चौड़ाई में से इस्पात माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा नेट कंक्रीट की एरिया होगी, नेट एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इस तरह से हम जो है नेट एरिया कंक्रीट हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है प्रतिबल क्षेत्रफल लेके हम सिंपल तरीके से फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा जो है कितना बल लगाएंगे, कितना सामर्थ्य होगी, उसके ऊपर विचार। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं कि दूसरी प्रकार की समस्या हमारी क्या होती है। दूसरी प्रकार की समस्या थोड़ा सा ध्यान रखना आपको है, सेकंड टाइप प्रॉब्लम, लघु। इसमें जो है सेकंड टाइप प्रॉब्लम, यानी फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम में हम जो है कॉलम की सामर्थ्य ज्ञात करते हैं, और सेकंड टाइप प्रॉब्लम में हम लघु स्तंभ का अभिकल्पन करते हैं। सिंपल वे में जानिए आप लोग, लघु स्तंभ का यहाँ पे अभिकल्पन किया जाएगा। अब अभिकल्पन में क्या होगा, अभिकल्पन में जो है हम यहाँ पे इस्पात की मात्रा तय करनी होगी। अभिकल्पन में जो है कंक्रीट की साइज, यानी कि कॉलम की साइज कितनी रखी जाए वो तय करनी होगी। ये हमारा पॉइंट दिया होगा। तो कैसे करेंगे उसको भी देखा जाए। आइए पहले सेकेंड प्रॉब्लम में क्या होगा, स्तंभ के खंड की माप व इस्पात की मात्रा ज्ञात किया जाता है अभिकल्पन के अंतर्गत, और साथ ही साथ पार्श्व प्रबलन, यानी जो हमारी प्लेटल टाइस व्यवस्था की जाती है, चाहे वो आपको स्पाइरल के रूप में करना हो, चाहे आपको लिंक या टाई के रूप में करना हो, स्वतंत्र छल्ले से बोलते हैं, स्वतंत्र छल्लों के रूप में करना हो, इसका हम भी अभिकल्पन साथ ही साथ करेंगे। यानी खंड की माप, इस्पात की मात्रा करेंगे ही, लेकिन जब इस्पात लंबिका छड़ जो प्रयोग करेंगे तो उस लंबिका छड़ के चारों तरफ बांधने वाले जो छल्ले होते हैं उसका भी हम लोग डिजाइन करेंगे। आइए देखा जाए सामर्थ्य ज्ञात कैसे करना है। सामर्थ्य ज्ञात करना होता है, कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे कुछ इस्पात की मात्रा अज्यूम करनी होती है कि हम इस कॉलम, तो इस तरह से जो है हमें कुछ इस्पात की मात्रा अज्यूम करनी होगी। कैसे अज्यूम करनी होगी, जैसा आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि कॉलम का यदि यह अनुप्रस्थ काट होता है तो
इसमें इस्पात की मात्रा चारों कोनों पर 4 पड़ती है, या जो भी इस्पात लंबे का शॉर्ट प्रयोग किया जाए। तो बताया गया था आप लोगों को कि इस्पात की मात्रा जो होती है कॉलम में, वो अनुप्रस्थ काट की एरिया यानी ए गुणे बी का लगभग 0.8 से 6% के बीच रखी जाती है। यानी इसको बोलते हैं कि इस्पात की एरिया पूरे अनुप्रस्थ काट की एरिया का 0.8 से लेकर 6% के बीच रखते हैं। तो लेकिन औसतन जो है हम लोग एक एवरेज वैल्यू जो है वह 2 से 4% ले लेते हैं, यानी पूरे क्षेत्रफल की एरिया का 2 से 4% एज्यूम कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि हमारा जो अनुप्रस्थ काट की एरिया ए है, तो इस्पात की मात्रा जो है हम 2% ले रहे हैं। तो उस तरह से हम एक समीकरण बनाकर सरलता से इस्पात की मात्रा गणना कर लेंगे। तो आइए देखा जाए कैसे प्रक्रिया होगी हमारी। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम इस्पात की मात्रा का एज्यूम कर लेंगे। मान लें इस्पात की मात्रा जो इस रेंज में होता है, लेकिन हम 2 से 4% रेंज देते हैं, मान लेंगे। और यहाँ जैसे पता है कंक्रीट का क्षेत्रफल कितना होता है, A-ASC। आइए पार्श्व प्रबंधन के लिए जो है, जैसे हम जानते ही हैं कि हम जो है 8-16 mm व्यास का या लंबी का छड़ का A/4 पता है अपन को है, इसका डायमीटर लिया जाता है, जो हमारा न्यूनतम है, सॉरी जो अधिकतम हमारा होगा 8 से 16 mm हो, लेकिन वह A/4 से ज्यादा, लंबे का छड़ के A/4 से ज्यादा ना होना चाहिए। और अंतराल के लिए बताइए आप लोगों को कैसे ज्ञात किया जाता है। अंतराल के लिए जो है जो छल्ले लगाते हैं उसका अंतराल कितना होना चाहिए, न्यूनतम पार्श्व माप 16 फाई या 300 mm, जो हमारा न्यूनतम होता है वही हम रख लेते हैं। तो पार्श्व प्रबंधन की जो है हमने पीछे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, हमें जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो हमें चीजें और कंफर्म हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम लोग, आइए इसको देख लेते कैसे करना हमें। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि एक जो है स्तंभ है, उस पे P बल लग रहा है, यानी उस स्तंभ की सामर्थ्य जो है मान लीजिए 80, मान लीजिए चलिए 80 किलोन्यूटन का सामर्थ्य उसके ऊपर है। तो इस तरह से 80 किलोन्यूटन सामर्थ्य के लिए आप एक स्तंभ का अभिकल्पन करें। तो हम करें क्या, हम यहाँ पे जैसे जानते हैं कि स्तंभ जो ये बनाया जाएगा, ये स्तंभ बनाया जाएगा यहाँ पे, तो स्तंभ के ऊपर सामर्थ्य जो है यहाँ P जो है वह इसके अंदर इस्पात की मात्रा, यानी P जो है क्या होगी, PC प्लस PS क्यूब के बराबर होगी। देखिए एक जानते ही हम, अब हमें चूंकि यह P दिया हुआ है, हमें इन दोनों के बीच वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना कंक्रीट की जो एरिया है, कंक्रीट की एरिया चलिए कंक्रीट एरिया AC हमारी हो गई, और इस्पात की एरिया जो है, इस्पात का क्षेत्रफल हम लोग जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई, टॉप व्यू इसको दिखाई देगा, इसका A गुणे B, यानी A गुणे B जो है हमारा क्या है, संपूर्ण एरिया है। ठीक है, तो इस्पात की जो एरिया हमारी होगी वो क्या करेंगे हम लोग, उसको हम ASC कहते हैं। AC जो होगी वो कुल एरिया जो हमारे A गुणे B है, कुल एरिया का मान लीजिए हमने 2% ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ASC हो गया। तो हम जैसे जानते हैं जब हमारे इस्पात की मात्रा A का 2% हो गया, यानी कितना होगा हमारा 0.02A, इतनी हमारी इस्पात की मात्रा हो गई। और कंक्रीट की मात्रा कितनी होती है, AC इज इक्वल टू होता है A गुणे B माइनस, यानी कि AC क्या होगी, यानी इसमें यदि इस्पात पड़ता हमारा है तो AC क्या होती है, नेट कंक्रीट की क्षेत्रफल, और नेट कंक्रीट क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल में से इस्पात क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना, AC माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है संपूर्ण एरिया हमारी कैपिटल A हो गई। इस्पात का क्षेत्रफल हमने एज्यूम कर लिया कि संपूर्ण एरिया का 2%, तो हमारा जो है AC निकल गया, और AC से AC निकाल लिया, नेट कंक्रीट एरिया A गुणे B माइनस ASC, ये निकाल लिया। अब ये रखा जाए समीकरण में, यहाँ कंक्रीट क्षेत्रफल, कंक्रीट का सामर्थ्य इज इक्वल टू कितना होगा, कंक्रीट प्रतिबल कितना होता है 0.4 FC की कंक्रीट प्रतिबल गुणे कंक्रीट क्षेत्रफल कितना होगा, हमने निकाला AC प्लस इस्पात क्षेत्रफल कितना है, इस्पात का सामर्थ्य कितना होगा, इस्पात का प्रतिबल कितना लेंगे 0.67 FY प्रतिबल गुणे इस्पात क्षेत्रफल कितना हमारा होगा ASC। अब देखा जाए इसमें जो है 0.4 FC के, यहाँ AC वैल्यू कितनी हमारी है,
ए गुणे बी माइनस यानी माइनस ए एस सी। ठीक है, यहां ए गुणे बी को हम कैपिटल ए भी कह सकते हैं, कैपिटल ए माइनस ए एस सी, अब प्लस यहां 0.67 एफ वाई ए एस सी। ठीक है, तो यहां पे जो है अब हम यहां वैल्यू रख सकते हैं 0.4 एफ सी के गुणे यहाँ पे ए माइनस, यहाँ ए है, ए माइनस यहाँ ए सी वैल्यू कितने माना है 0.02 ए, 0.02 ए प्लस 0.67 एफ वाई गुणे ए सी वैल्यू कितनी हमारी है 0.02 ए। इस तरह से जो है यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 0.46 एफ सी की, यहाँ ए 0.02 ए, सभी समीकरण में बस कैपिटल ए हमें अज्ञात पद है और सभी ज्ञात पद है। इधर पी की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ए ज्ञात कर लेंगे, हर अलग समीकरण यहाँ से हमारा ए वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यानी कितना हमें एरिया रखनी है वो एरिया मिल जाएगी। जो एरिया मिल जाएगी तो उसकी जो है हम लोग वर्गमूल निकाल के ए और बी का भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे और शुष्पात की मात्रा के बाद ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग एक सिंपल तरीके से खंड का जो है अभिकल्पन का जो कॉलम का अभिकल्पन कर लेंगे और अभिकल्पन करने के बाद उसमें किसी उचित व्यास का छड़ लेकर हम लोग लंबे का छड़ का नंबर ज्ञात कर लेंगे, 4 नंबर 6 नंबर कितना लगाना है, और उसके बाद जो है हम लोग उसमें पार्ट्स प्रॉब्लम का विकल्पन करने का जो है यहाँ बैलेंस अभिकल्पन कर लेंगे। इस तरह से पार्ट्स प्रॉब्लम की व्यवस्था हो जाएगी और हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल एक लगेगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम लोग जो है इसके अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमें जानना है कि शॉर्ट कॉलम क्या होता है। दूसरा पॉइंट जानना है शॉर्ट कॉलम कौन सी समस्याएं होती हैं। शॉर्ट कॉलम 2 समस्याएं होती हैं, एक सामर्थ्य ज्ञात करना प्रथम प्रकार की समस्या, दूसरी प्रकार की समस्या होती है उसका अभिकल्पन करना। तो अभिकल्पन करने में क्या हुआ, सामर्थ्य क्या हुआ, हम दोनों पार्ट को देख लिए, इसको नोट कर लेंगे। हम अगली वीडियो में इस पे प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।